जिस बैंक को बचाने के लिए सरकार ने अपनी जान झोंक दी हो, क्या अब उसी बैंक को सरकार बेचने की तैयारी कर रही है? हम बात कर रहे हैं आईडीबीआई बैंक की। देखिए, आईडीबीआई बैंक को लेकर के एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। बैंक के जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, सरकार के एक बड़े फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि जब बैंक घाटे में था तब सरकार और एलआईसी ने इसमें हजारों करोड़ रुपए लगाए। कर्मचारियों के भी यहाँ पे मुश्किल दौर में बैंक को संभाला गया, लेकिन अब जब बैंक लगातार यहाँ पे मुनाफा कमा रहा है, उसकी बैलेंस शीट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब ऐसे में सरकार इसे निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि आईडीबीआई बैंक के जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, उन दोनों के ही जो संगठन है, यानी कि यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, इन्होंने इस फैसले पर अपनी गंभीरता से चिंता जताई है। उनका ऐसा कहना है कि ये सिर्फ यहाँ पे शेयर बेचने का मामला नहीं रहने वाला, बल्कि देश के एक बहुत ही जरूरी बैंक के मालिकाना हक और देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, उससे जुड़ा हुआ फैसला है ये। लेकिन सरकार आखिर करना क्या चाहती है? आईडीबीआई बैंक क्यों बेचा जा रहा है? इसे कौन खरीद सकता है? और कर्मचारी आखिर इतने ज्यादा सरकार से नाराज क्यों नजर आ रहे हैं? पूरा मामला समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आईडीबीआई बैंक कोई सामान्य सरकारी बैंक नहीं है। इसकी शुरुआत साल देखा जाए 1964 में एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी कि डीएफआई के तौर पर हुई थी। उस समय क्या था कि इसका काम आम लोगों को बचत खाता या फिर होम लोन देना नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य था देश भर में जो बड़े उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, बिजली परियोजनाएं हैं, सड़क है, बंदरगाह हैं और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको लंबी अवधि के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए फंड प्रोवाइड करना। यानी भारत के जो औद्योगिक विकास में आईडीबीआई की बहुत बड़ी भूमिका रही है शुरुआत से। बाद में बैंकिंग सेक्टर में बदलाव हुए और आईडीबीआई को एक यहाँ पे कमर्शियल बैंक में बदल दिया गया। इसके बाद ये आम ग्राहकों के लिए भी बैंकिंग सेवाएं देने लग गया। लेकिन समय समय के साथ साथ की बात है, बैंक की जो वित्तीय हालत है बिगड़ने भी लग गई समय के साथ। अब इसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो थी एनपीए यानी कि खराब कर्ज। जिन कंपनियों को बैंक ने बड़े बड़े लोन दिए थे, उनमें से कई कंपनियां पैसा वापस नहीं लौटा सकी। धीरे धीरे बैंक का एनपीए इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी बैलेंस शीट कमजोर होने लग गई। लगातार यहाँ पे घाटा बढ़ने लग गया और बैंक की जो पूंजी है उस पर दबाव आने लगा। बात है साल 2017 से 18 के बीच की। यहाँ पे क्या था, इस समय तक जो स्थिति है इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि पीसीए फ्रेमवर्क में डाल दिया। इसका मतलब था कि बैंक की जो वित्तीय हालत है इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि उस पर कई तरह की यहाँ पे पाबंदियां लगा दी गई। बैंक के लिए नए लोन देना और कारोबार बढ़ाना भी मुश्किल हो गया। अब सरकार के सामने भी एक सवाल खड़ा हो गया कि बैंक को आखिर बचाया कैसे जाए, क्या ऐसा किया जाए कि बैंक बच जाए। तब सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। साल 2018 में एलआईसी यानी कि भारतीय जो जीवन बीमा निगम है, उसने आईडीबीआई बैंक में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी गई उसको। एलआईसी ने करीब यहाँ पे 21,624 करोड़ रुपीस का निवेश भी किया और बैंक की यहाँ पे 51% हिस्सेदारी जो है वो खरीद ली गई। अब इसके बाद एलआईसी बैंक की सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई। ये सिर्फ एक यहाँ पे निवेश नहीं था, इसका जो मकसद था, जो मोटिव था, वो बहुत साफ था कि आईडीबीआई बैंक को यहाँ पे डूबने से बचाना है, इसकी जो पूंजी है मजबूत करना है और दोबारा इसे खड़ा करना है अपने पैरों पे। यानी कि उस समय सरकार और एलआईसी ने यहाँ पे मिल करके बैंक को बचाने का फैसला लिया। अब इसके बाद बैंक ने बड़े स्तर पर यहाँ पे सुधार शुरू कर दिए, खराब लोगों की वसूली शुरू कर दी, वसूली पे जोर दिया गया। कई फंसे हुए यहाँ पे खाते थे, उनका समाधान निकाला गया। खर्चों पर यहाँ पे काफी हद तक कंट्रोल किया गया। बैंक के काम करने के तरीके में भी काफी हद तक बदलाव किए गए। कर्मचारियों ने भी यहाँ पे इस पूरी प्रक्रिया में, पूरे प्रोसेस में अहम भूमिका निभाई। यहाँ तक कि कई ऐसे कठिन फैसले लिए गए, पूर्ण गठन हुआ और धीरे धीरे बैंक की जो हालत है सुधरने लग गई। कई साल की मेहनत के बाद आईडीबीआई बैंक फिर से यहाँ पे मुनाफे में लौट आया। बैंक का एनपीए लगातार कम हुआ, मुनाफा बढ़ा, पूंजी की जो स्थिति है मजबूत हुई और बैंक की जो वित्तीय सेहत है पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गई। यही वजह है कि आज कर्मचारी कह रहे हैं कि जिस बैंक को बचाने के लिए इतना संघर्ष किया गया हो, उसे अब बेचने की जरूरत कहाँ आ रही है। अब कहानी का अगला हिस्सा समझिए ताकि इस सवाल का भी जवाब मिल सके। देखिए, साल 2022 में केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि
वो आईडीबीआई बैंक में अपनी जो हिस्सेदारी है बेचने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसे स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहा गया। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है सरकार सिर्फ यहाँ पे कुछ शेयर नहीं बेच रही है, बल्कि बैंक का मैनेजमेंट कंट्रोल यानी कि बैंक चलाने का जो अधिकार है वो भी नए खरीदार को सौंपना चाहती है। फिलहाल सरकार के पास आईडीबीआई बैंक की 30.48% हिस्सेदारी है। वहां तक कि अगर आप एलआईसी की बात करें उसके पास 30.24% तक की हिस्सेदारी है, यानी कि दोनों को मिलाकर के देखें कुल 60.72% जो हिस्सेदारी है वो बेचने की तैयारी में है सरकार। अगर ये सौदा पूरा हो जाता है तो नया खरीदार बैंक का सबसे बड़ा मालिक बन जाएगा और बैंक के संचालन पर या उसका पूरा का पूरा नियंत्रण रहने वाला है, पूरा कंट्रोल रहने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बैंक खरीद कौन सकता है। देखिए, रिपोर्ट्स के हिसाब से इस समय सबसे आगे जो है कनाडा के जो निवेश कंपनी है फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स वो शामिल है। देखिए, इस कंपनी का जो नेतृत्व है भारत मूल के मशहूर निवेशक प्रेम वत्सा जो हैं वो करते हैं। खबरों के मुताबिक फेयरफैक्स और सरकार के बीच में बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। हालांकि ये जो सौदा है अभी पूरी तरह से यहाँ पे तय नहीं हुआ है। इसे पूरा होने से पहले आरबीआई सहित कई ऐसे नियामकी और कानूनी मंजूरियां हैं जो मिलनी अभी बाकी हैं। यहीं से जो विवाद है पूरा का पूरा शुरू होता है और जिसके बाद जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं आईडीबीआई बैंक के, वो यहाँ पे जो अधिकारी हैं मतलब वो यहाँ पे अपना समर्थन नहीं दिखाते हैं, वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आईडीबीआई बैंक के जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उनके संगठन यूनाइटेड फाउंडर ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ने यहाँ पे इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए एक लंबा बयान जारी किया। संगठन का कहना है कि ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, इसे बिजनेस डील मानने की गलती मत कीजिए। ये देश के एक रणनीतिक बैंक के स्वामित्व और नियंत्रण का पूरा मामला है, इसीलिए इसे केवल यहाँ पे व्यापारिक यानी कि बिजनेस के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि जब बैंक प्रॉब्लम में था, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही थी, संकट का माहौल था, तब सरकार ने जनता के पैसे से उसे बचाया। एलआईसी ने यहाँ पे निवेश किया, कर्मचारियों के कठिन परिस्थितियों में काम किया। अब कई वर्षों तक बैंक को यहाँ पे दोबारा खड़ा करने के लिए लगातार मेहनत की गई है, सबने मेहनत की है। लेकिन अब जब बैंक लगातार मुनाफे में है और उसकी स्थिति मजबूत होती चली जा रही है तो उसे निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा नीतिगत सवाल है। यूनियन का ऐसा कहना है कि अगर सरकार बैंक को यहाँ पे बेचना चाहती है तो सबसे पहले पूरे प्रस्ताव को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए कि बैंक किसे बेचा जा रहा है, किन शर्तों पर बेचा जा रहा है और इस सौदे से देश को क्या फायदा हो सकता है। कर्मचारियों ने यह भी मांग की है कि इतना बड़ा फैसला संसद में चर्चा के बाद ही लिया जाए। उनका ऐसा कहना है कि आईडीबीआई बैंक के जो पुनर्गठन है उसके समय जो है संसद में भी यहाँ पे आश्वासन दिए गए थे, सरकार को उनका भी सम्मान करना चाहिए। यूनियन ने कर्मचारियों, ग्राहकों और जो यहाँ पे जमाकर्ता हैं तीनों को यानी कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके हितों की यहाँ पे सुरक्षा की भी मांग की है। उनका ऐसा कहना है किसी भी हाल में कर्मचारियों के यहाँ पे अधिकारों के, ग्राहकों के भरोसे के और जो बैंकिंग सेवाएं हैं उन पर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। कर्मचारियों ने अपने बयान में एक और बहुत बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिसमें पहले सरकार किसी संकटग्रस्त सार्वजनिक जो संस्थान है उसको जनता के पैसे से बचा लेती है और फिर उसे दोबारा मजबूत बनाती है और जैसे ही वो मुनाफे में आ जाता है उसे निजी क्षेत्र को बेचने की प्रक्रिया भी शुरू कर देती है। उनके हिसाब से ये नीति पूरे देश में खुली बहस होनी चाहिए इस नीति पर। अब यूनियन ने यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र किया है। उनका ऐसा कहना है कि बैंकिंग सिर्फ यहाँ पे कारोबार नहीं है, बैंक करोड़ों लोगों की यहाँ पे जमा पूंजी को संभालते हैं और उसी पैसे के जरिए जो बिजनेस है, कारोबार है, देश के जो विकास को फंड मिलता है। अब ऐसे में बैंकिंग सिस्टम देश की फाइनेंशियल सोवरेनिटी जो है यानी कि जो वित्तीय संप्रभुता है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए आईडीबीआई बैंक जैसे जो रणनीतिक बैंक का जो नियंत्रण है निजी या फिर विदेशी निवेशक के हाथ में देना यहाँ पे दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। हालांकि सरकार का पक्ष इससे काफ़ी हद तक अलग है। सरकार का ऐसा कहना है कि ये फैसला उसकी प्राइवेटाइजेशन और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का हिस्सा है। सरकार का मानना है जिन क्षेत्रों में निजी कंपनियां ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं वहां सरकार की हिस्सेदारी कम होनी चाहिए। इससे सरकारी पूंजी दूसरे जो विकास कार्य हैं उसमें यहाँ पे लगाई जा सकेगी और कंपनियों की यहाँ पे कार्य क्षमता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पे अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। फिलहाल आईडीबीआई बैंक
की बिक्री पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के साथ प्रस्तावित जो सौदा है अभी यहाँ पे नियामकीय और कानूनी मंजूरियों पर निर्भर करता है, लेकिन कर्मचारियों के जो विरोध है उसने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ एक बैंक की बिक्री तक सीमित नहीं रहने दिया है। अब बहस इस बात पर है कि क्या जनता के पैसे से दोबारा खड़े किए गए एक बैंक का यहाँ पे नियंत्रण जो है, जो कंट्रोल है, निजी हाथों में सौंप देना सही है, या फिर ऐसे रणनीतिक संस्थानों को यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र में ही बने रहना चाहिए। यही सवाल आज IDBI बैंक को लेकर के देश भर में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।